जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी में पूछे जाने वाले साइंस के रैंडम क्वेश्चन को रिवीजन करने वाले हैं। आइए उसको हम डिस्कस अच्छी तरह से करते हैं। तो इसमें से देखते हैं पहला क्वेश्चन है बच्चों में प्रत्येक लक्षण डैश डीएनए द्वारा प्रभावित हो सकता है। तो आपका सही आंसर होगा पैतृक और मातृ दोनों, यानी कि बोथ पैटर्नल और मैटरनल जो है दोनों के द्वारा डीएनए प्रभावित हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या बोलते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? जीन, यानी कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जो डीएनए क्या होता है। तो डीएनए आपका क्या होता है? तो डीएनए जो है अनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है और अनुवांशिक इकाई पूछ लिया जाता है। तो जो आपका जीन होता है, जीन जो होगा, जीन आपका अनुवांशिक इकाई होता है, जबकि ये जो डीएनए होता है अनुवांशिक पदार्थ होता है। फ्रेंड्स, यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक मापी गई न्यूनतम दूरी को डैश के रूप में जाना जाता है। तो आपका सही आंसर होगा विस्थापन के रूप में जानता है। ये अगर दो बिंदु है, दो बिंदु की सबसे न्यूनतम जो दूरी है उसी को हम लोग विस्थापन बोलते हैं। जबकि दो बिंदु के बीच की कुल लंबाई को, मान लेते हैं यहाँ से भी आ सकते हैं इस बिंदु के लिए, तो कुल लंबाई को क्या बोलते हैं? तो दूरी बोलते हैं। और सबसे न्यूनतम जो दूरी होती है, न्यूनतम लंबाई होती है, उसको विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन और दूरी दोनों का मात्रा क्या होता है? मीटर ही होता है। देखिए, विस्थापन जो है ये प्लस, यानी कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है विस्थापन, जबकि जो दूरी होती है हमेशा क्या होती है? धनात्मक ही होती है। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि विस्थापन सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो विस्थापन आपका क्या होगा? तो विस्थापन सदिश राशि है। और ये जो दूरी है, दूरी सदिश है कि अदिश है? तो दूरी कौन सी राशि है? दूरी अदिश राशि है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट आपका डैश तरंग में माध्यम के कण तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। तो आपका सही आंसर होगा अनुप्रस्थ, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग में किस तरह से तरंग जो है किस तरह से कंपन करते हैं? तो ये लंबवत, यानी परपेंडिकुलरली दिशा में कंपन करते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं चौथा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत का पालन नहीं करता है। देखिए, अष्टक सिद्धांत क्या होता है? अगर कोई तत्व है और इसके आगे आने वाला जो आठवां तत्व है, तो दोनों तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण क्या होगा? सेम होगा। तो अगर ये लिथियम है और इसके आगे आने वाला आठवां तत्व यानी कि सोडियम अगर होगा, तो दोनों का ये अष्टक नियम का पालन करेगा, वरना नहीं करेगा। तो आइए चेक करते हैं। ये जो लिथियम है, लिथियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 3 होती है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इसका आठवां हो रहा है कि नहीं? तो 11 में से 3 गया तो 8, यानी कि आठवां तत्व हो जा रहा है। तो ये भी अष्टक का नियम का पालन करता है। ये बेरिलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तो बेरिलियम का ये आठवां तत्व मैग्नीशियम हो रहा है कि नहीं? तो ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 8 हो रहा है, यानी कि ये भी हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। और सिलिकॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 14। तो इसको देखते हैं, तो इसका गैपिंग कितना हो जाएगा? तो गैपिंग हो जाएगा 8, यानी ये भी इसके अष्टक नियम का पालन, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम का पालन करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका मैग्नीज की परमाणु संख्या कितनी होती है? 25। और Hg यानी कि मरकरी पारा, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 80 होती है। तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 55 होगा। जबकि अष्टक नियम क्या बताता है? कोई तत्व का अगला आठवां तत्व होना चाहिए। तो आगे आने वाला आठवां तत्व तो नहीं हो रहा है, इसलिए यह अष्टक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट आपका कैडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपका सही आंसर होगा CdNO3 का होल ट्वाइस, यही रासायनिक सूत्र होता है। देखते हैं कैसे। तो ये कैडियम का ये जो वैलेंसी कितना होता है? तो कैडियम का वैलेंसी 2 होता है। और ये नाइट्रेट यानी कि NO3 का वैलेंसी कितना होता है? 1 होता है। तो ये जो कैडियम इसे रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा? CD1 और NO3 जो है, NO3 इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 1 तो यहाँ पे लिखते नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट है, किसी तत्व के समस्थानिकों में डैश होता है। तो देखिए, मान लेते हैं कोई भी तत्व है, उसका समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स के बारे में जानते हैं। तो आइसोटोप्स ये बताता है कि किसी भी तत्व के किसी भी जो तत्व है, अगर उसके परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर सेम हो, और द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास नंबर जो है अलग अलग हो, तो उस तत्व को क्या बोलते हैं? उसके समस्थानिक बोलते हैं। उस तत्व के समस्थानिक बोलते हैं। तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ से देख लीजिए, ये समान भौतिक रासायनिक भिन्न रासायनिक गुण है,
और उसके बाद क्या है, भिन्न न्यूट्रॉन संख्या है, यानी कि न्यूट्रॉन संख्या भिन्न होती है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। संभारिक में क्या होता है, संभारिक में देखते हैं कि इसमें परमाणु संख्या अलग अलग होती है और द्रव्यमान संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या सेम होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या अगर सेम होगा और परमाणु संख्या अलग अलग होगा तो हम क्या समझेंगे, समभारिक समझेंगे, समभारिक समझेंगे, यानी कि आइसो बार समझेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में कौन सा युग्म का सही मिलान है, तो आइए देखते हैं कौन सा सही मिलान है। ये रेडियम का खोज किसने किया था, तो रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने किया था, किए थे। यहाँ पेंसिलिन का खोजकर्ता कौन है, तो पेंसिलिन का खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। एक्सरे का डब्ल्यू के रॉन्टजन है। चेचक का एडवर्ड जेनर है। तो आइए देख लेते हैं, एक का दो और बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का 3rd, यानी ऑप्शन फर्स्ट में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट सही है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर है, एक कार के इंजन की नॉकिंग को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आपका सही आंसर होगा टेट्राइथाइल लेड। टेट्राइथाइल लेड का प्रयोग एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। तो आइए जानते हैं टेट्राइथाइल लेड का मोलिकुलर फार्मूला, यानी कि केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो इसका केमिकल फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है C8H20 और Pb, C8H20 Pb होता है। आइए जानते हैं ये जो बाकी ऑप्शन है उसका मोलिकुलर फार्मूला को। मेथेनॉल जो होता है CH3OH होता है, CH3OH होता है। ब्यूटेनॉल का क्या होता है, ब्यूटेनॉल का होता है C4H9OH। और ये एथेनॉल का क्या होता है, एथेनॉल का होता है C2H5OH होता है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला नंबर। अगला है, उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमता है, यह डैश के कारण होता है। तो आपका सही आंसर होगा अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण होता है। देखिए अभिकेंद्रीय बल में क्या होता है, तो अभिकेंद्रीय बल में ये जो बल है केंद्र की ओर लगता है, जबकि ये केंद्र से बाहर किस में लगता है, अभिकेंद्रीय बल में लगता है। अभिकेंद्रीय बल से रिलेटेड क्वेश्चन ये आपसे पूछ लिया जाता है कि मौत के कुआं में जो मोटरसाइकिल और या कार होता है क्यों नहीं गिरता है, किस बल के कारण नहीं गिरता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल के कारण नहीं गिरता है। अब केंद्रीय बल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि दूध से मक्खन किस बल के द्वारा बनता है, किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है, तो आपका कौन सा होगा, अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि वॉशिंग मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आपका कौन सा होगा, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका कुछ समय के लिए एक ही तापमान पर पेय रखने के लिए थर्मस बोतल की दीवारों को किसके साथ लेपित किया जाता है, तो आपका सही आंसर होगा सिल्वर लेयर। यानी जितने सारे सिल्वर लेयर के साथ इसलिए लेपित किया जाता है क्योंकि अगर जिस तापमान तक रखते हैं कोई इसमें लिक्विड रखते हैं तो उसी तापमान तक कुछ समय के लिए बना रहता है। अगर गर्म रखते हैं तो कुछ देर के लिए गर्म ही रहेगा और ठंडा रखेंगे तो कुछ देर के लिए ठंडा ही रहता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका पाश्चुरीकरण यानी कि पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डैश होता है। तो डैश देखते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि पहले दूध को लंबे समय तक गर्म किया जाता है और फिर निर्दिष्ट समय के भीतर अचानक ठंडा कर दिया जाता है। इसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं, पाश्चुरीकरण बोलते हैं। ये पाश्चुरीकरण बोलते हैं। जैसे कि ये आपका ये मार्केट में दूध आता है जो अमूल का हुआ, राजफ्रेश का हुआ, सुधा का हुआ, ये सब पाश्चुराइज मिल्क ही होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये फ्रेंड्स पूछ लिया जाता है कि पाश्चुरीकरण जो है, पाश्चुरीकरण प्रक्रिया की खोज किसने किया, तो पाश्चुरीकरण प्रक्रिया की खोज जो है फ्रेंच के वैज्ञानिक लुई पास्चर ने किया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका मेढक, छिपकली, पक्षी और मानव के अंग डैश अंग के उदाहरण है, तो आपका सही आंसर होगा होमोलोगस का उदाहरण है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं 13वां नंबर। 13वां नंबर आपका हमारी मांसपेशियों में पाइरूवेट के लैक्टिक एसिड में टूटने का क्या कारण है, तो आपका सही आंसर होगा ऑक्सीजन की कमी। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये पाइरूवेट के लैक्टिक अम्ल एसिड में टूटता है तो क्या होता है, क्रैम्प होता है यानी कि दर्द होने लगता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि गाजर जो है ये विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, बल्कि यहाँ पे पनीर है, कोलाड ग्रेन्स है, अंजीर है, ये सब कैल्शियम का यानी Ca यानी कैल्शियम का स्रोत है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं 15वां नंबर और लास्ट नंबर। निम्नलिखित में से कौन
कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपका सही आंसर होगा कॉपर डाइऑक्साइड। कॉपर डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जानते हैं कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो आइए देखते हैं। ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है, CH4 मतलब मीथेन हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O हुआ, और वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प हुआ। उसके बाद है आपका O3 यानी कि ओजोन हुआ, और उसके बाद है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुआ, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड यानी कि SF6 हुआ। ये सब जितने भी है जैसे CO2, CH4, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड हुआ, जलवाष्प हुआ, O3 यानी ओजोन हुआ, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुआ, SF6 यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड हुआ। ये सब जितने सारे हैं ये सब ग्रीन हाउस गैस है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें से आप आंसर आसानी से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।